बायो की ज्यादा है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्लीज 11 पे फोकस करना, क्योंकि 11 ज्यादा डिफिकल्ट पड़ती है 12 से। 12 तो बच्चा आराम से कर लेता है, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, ओके। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। बैच नंबर तुम्हारा B02, डेट बता दो। आज 16 है ना, ये 17 है मैम? 16 है। हाँ। तो चैप्टर है तुम्हारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये चैप्टर के नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने, इट्स टोटली अप टू यू। मैं आपको बोलूंगी नहीं कि नोट्स बना लो इसके। कोऑर्डिनेशन के तो हालांकि मैंने बोला था नोट्स बनाने के लिए, इसके मैं सजेस्ट नहीं करूंगी बनाओ, और आपको बनाना है तो बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन आता है इससे, ये लगा लो कभी कभी 2 आते हैं, वैसे एक ही क्वेश्चन आता है, तो 4 से 8 नंबर का ये चैप्टर रहता है नीट में, ठीक है। इस बार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। अगर आप लोग नीट का पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें से जो डी ब्लॉक इसका क्वेश्चन आया हुआ था वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन अगर बच्चे ने अच्छा स्मार्ट वर्क किया होगा उसमें और ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन किया होगा ना, तो स्टूडेंट ने 5 सेकंड में वो क्वेश्चन कर लिया होगा। क्योंकि कई बार ऐसा नहीं होता बेटा कि कई बार लगता तो है हमने चीजें पढ़ी हुई हैं लेकिन सारे ऑप्शंस के बारे में नहीं पता, ऐसा होता है ना क्वेश्चन में, है ना। यस कि मैम। पढ़े तो है लेकिन 4 में से 2 ही ऑप्शन का आइडिया है, तो वो वैसा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगर आपको उसमें 1-2 ऑप्शन का भी आइडिया था ना, उसमें ऐसा कुछ था, फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट, है ना, सेकंड थर्ड फोर्थ आर करेक्ट, ऐसा कुछ था क्वेश्चन। तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया था उस क्वेश्चन का, तो वैसा एक ही ऑप्शन मिल रहा था बच्चों को, तो वो 5 से 10 सेकंड में कर सकते हो। अदरवाइज तो बच्चे देखते ही पक्का छोड़ के आए होंगे वो क्वेश्चन। तो वैसे इजी था अगर आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे, ठीक है। अगर यही सोचते रह जाएंगे पता नहीं क्या ही आ गया, तो फिर वो क्वेश्चन गया आप लोगों के हाथ से, ठीक है। तो थ्योरेटिकल चैप्टर में ना आप लोगों को करेंगे अगर नोट्स, हाँ एनसीईआरटी ही करनी है, मैं अभी वही बता रही हूँ आप लोगों को। इस चैप्टर की आप एनसीईआरटी करेंगे, हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे। इस चैप्टर की एनसीईआरटी की आप लाइन बाय लाइन करेंगे बच्चा, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन आया हुआ था नीट में इस बार, वो एनसीईआरटी की ही उसमें से आया हुआ था। अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी हुई थी तो वो करके आया होगा, ठीक है। मिल गया क्वेश्चन जो मैं कह रही हूँ, हाँ ठीक है। वो ऑक्सीडाइजिंग पावर जैसा कुछ क्वेश्चन था, चलो हम उस पर भी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये देखते हैं, ठीक है। तो डी एंड एफ लोग चैप्टर एक क्वेश्चन आता है, कई बार 2 आ जाते हैं, लेकिन वैसे एक ही मान के चलो। तो 4 नंबर का चैप्टर है और इस चैप्टर पे हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे बच्चे, ठीक है। मैं ट्राई करूंगी कि 5 से 7 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करा दूं, ठीक है। और जो जो चीजें मैं बोलती जा रही हूँ तुम लोगों को, वो चीजें अपना एनसीईआरटी में से पढ़ लेना, उनको हाईलाइट जरूर कर लेना। अभी तो एनसीईआरटी मत ओपन करना, अभी तो आप रफ नोटबुक में लिख सकते हो, या नोट्स बनाने की अगर आपको हैबिट है, जो कि बहुत अच्छी हैबिट है, तो बना लो। लेकिन जो मैं जितना भी करा देती हूँ आज, उतना आप एनसीईआरटी में से पढ़ के रात को सोएंगे। ये अपनी हैबिट बना लो इनऑर्गेनिक के केस में। क्योंकि जब आप लोगों का सिलेबस खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये लगा लो दिस इज योर लास्ट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक जो आपके सिलेबस में है बोर्ड के। उसके अलावा जो आपका पी ब्लॉक बचता है वो आपका नहीं आ रहा है बोर्ड में, लेकिन वो हम अलग से करेंगे जब हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो तुम समझ रहे हो। तो जब जब आप लोग इनऑर्गेनिक करेंगे तब तक आप लोगों की एनसीईआरटी में अच्छे से हाईलाइट्स होने चाहिए पॉइंट्स की ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट है, उसको आप हाईलाइट करो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना बच्चे, ओके। तो बेसिकली आज हम जो देखने वाले हैं, वैसे इतना सारा तो होगा नहीं जितना ये लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये देखो, जितनी भी आपकी डी एंड एफ लोग की प्रॉपर्टीज है ना, आपके बुक में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया उनको, ठीक है। तो सबसे पहला तो है उसकी पोजीशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं उनकी प्रॉपर्टीज की बच्चे, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगी उसमें। फिजिकल प्रॉपर्टीज समझते हो ना, जैसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ना, मेटेलिक करेक्टर, ये सब जो है हमें इसमें डिस्कस करना है। एटॉमिक साइज क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ये आपकी जनरल प्रॉपर्टीज पार्ट 1 में रहेंगी।
सेकंड प्रॉपर्टीज में रहेंगे आपके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किया था, वही वाला थोड़ा सा यहाँ पे यूज होगा। स्टेबिलिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत बहुत ईजी है, पता है कौन सी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज? वही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, और मेरे बच्चों को तो सबको पता है मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं ना, म्यू इक्वल टू n into n+2, मैंने ट्रिक भी बता दी, तो ये तो हमने कर लिया है, एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगी, ठीक है। उसके बाद आती है प्रॉपर्टीज में कलर आयंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कैटलिस्ट, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, एलॉय फॉर्मेशन, ये भी जो है बहुत छोटा टॉपिक है, तो ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज में आएंगी, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें आपको रिएक्शंस करनी है पोटेशियम पर मैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की, तो ये पूरा चैप्टर है डी ब्लॉक। उसके बाद लास्ट में हम पकड़ेंगे फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ये हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, समझ में आ गई? चलो अब ये देखो, कोई भी इनऑर्गेनिक का चैप्टर कर रहे हो और उसमें पीरियोडिक टेबल की शक्ल ना हो, ऐसे तो फिर शुरुआत ही नहीं कर सकते ना हम उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, और मुझसे थोड़ा बात करते रहा करो, आई नो कि तुम लोग बहुत सीरियस हो। क्या वो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्या? हाँ अभी आए ना, लेट मत आया करो। ये देखो, आप लोगों को पता ही है पीरियोडिक टेबल में आपके बेसिकली 4 ब्लॉक्स होते हैं बच्चे, कौन कौन से होते हैं? मैं थोड़ा सा आज स्लो करवाऊंगी बिकॉज आज तुम्हारा पहला दिन है, ठीक है, क्योंकि अब हमारी कल तो क्लास नहीं है, मंडे को क्लास है, तो मैं इतना ज्यादा नहीं करवाना चाहती हूँ कि तुम मंडे तक चीजें भूलने लग जाओ, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत बेसिक रहने वाला है, हो सकता है तुम्हें आता भी हो, ठीक है। तो आपके बेसिकली 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है जी। अच्छा, हमें किस पे फोकस करना है बच्चे? हमें डी ब्लॉक पे फोकस करना है। तो मैं अगर तुम्हें ये बोलूं कि डी ब्लॉक आप कैसे पहचानोगे कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है, कोई आपको मैं एलिमेंट दे दूं या कोई भी दे दूं, मान लो आपको पहचानना है एस ब्लॉक का है, पी का है, डी का है, एफ का, कैसे पहचानोगे? लास्ट कौन इलेक्ट्रॉन बताए? ऑर्बिटल में होगा मैम। हाँ, अगर मैं बच्चे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो आप क्या लिखोगे? एलिमेंट्स, एलिमेंट्स in which last electron enters into n-1 p subshell, इसको ही हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। आपको ये देखना है कि आपने लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर ठूसा है ना, आपने लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर डाला, किस ऑर्बिटल के अंदर डाला है, वही आपका डी ब्लॉक होगा। ये आप एस में भी पढ़ते आ रहे थे, जब आप 11th में एस ब्लॉक पढ़ते थे तो आप कहते थे कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एस ऑर्बिटल में जा रहा है तो एस होगा, अगर वो पी में जा रहा है तो पी में होगा, एफ में जा रहा है वो हम पढ़ेंगे आगे जाके, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, और डी में जा रहा है तो उसमें। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है बच्चे? n-1, n-1 लिखा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, n-1 लिखा है, ठीक है। जैसे इधर देखो, एक बार पीरियोडिक टेबल की शक्ल देख लो थोड़ा सा, इधर देखो, ये आपको सारे याद होने चाहिए बच्चे। ये देखो, ये आपका कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट सेकंड, 3 से लेकर 12 तक के सारे क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। आप देख पा रहे हो, आज हमें ये लर्न करने हैं, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्पेशली जो ऊपर वाली सीरीज है। तो थर्ड से लेकर 12 ग्रुप वाले सारे के सारे आपके डी ब्लॉक हैं, 13 to 18 आपके पी ब्लॉक होते हैं, और 1 और 2 आपके एस ब्लॉक वाले होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब एक और चीज कि डी ब्लॉक को हम अक्सर अक्सर ऑफनली कोल्ड क्या बोलते हैं इनको हम? ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट ग्रुप 12। हाँ, पहले पढ़ के आगे तुम है ना, मेरे को तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ओपनली को ओपनली क्यों बोला है तुम लोगों को वैसे पता ही है, बात अभी बताऊंगी आगे चल के, ठीक है। तो डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो किसके बीच में है? तुम्हारी एस और पी ब्लॉक के बीच में है। तो जब तुम एस से पी ब्लॉक की तरफ जाओगे तो तुम्हें ट्रांजिशन करते हुए जाना पड़ेगा डी ब्लॉक में से, समझ रहे हो इस चीज का? तो इस वजह से इनको क्या बोला गया है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला गया है, ठीक है जी। अच्छा जी, और क्या कर सकते हैं? और बात करते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाली जो, ये देखो ना, कितनी सीरीज दिख रही है आपको?
four, फोर दिख रही है। तो ये आपकी ऊपर वाली क्या होगी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होगी। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्या है बच्चे, क्योंकि आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल रहे हो इनको, तो मैं बोल सकती हूँ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होगी, जो कहां से कहां तक है, स्कैंडियम से लेकर है जिंक तक। yes, ठीक है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कहां से कहां तक है, यटरबियम से कैडमियम। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज लेंथनम से, और अगर मैं बात करूं फोर्थ वाले की, तो वो क्या है, एक्टिनियम से सीएन। ये सीएन का नाम तो मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, देख लेना, क्विनेंशियम करके नेम है इसका, आपको लर्न भी नहीं करना है, क्योंकि मुझे भी लर्न नहीं है, आपको भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैंने क्या बोला बच्चे, n-d सबशेल बोला, तो यानी कि जो मेरी ये पहली वाली सीरीज है वो कौन सी सीरीज होगी, 3D सीरीज होगी, क्योंकि n-1 है। क्योंकि अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, जो मैं आपको अभी लिखना भी सिखाऊंगी, चलो मैं पहले आपको लिखना सिखाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ठीक है। चलो आओ, ये देखो, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा तुम लोगों को, yes ma'am, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज, ठीक है। चलो इनके नाम याद करवा रही हूँ मैं, ध्यान से देख लेना इधर बच्चे। जो आपकी 3D सीरीज है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, कॉपर, हाँ कॉपर मैंने ही तो कराया, अच्छा तुम्हारी क्लास में 11th क्लास में बताया था मैंने, हाँ कॉपरनिशियम, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ अब मुझे भी दिख रहा है यहाँ पे साफ, कॉपरनिशियम है वो, ठीक है। तो स्कैंडियम से लेकर बच्चे जिंक तक तुम्हें पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ। कितने कितने बच्चों को याद नहीं है वो हैंड रेस करेंगे। 3D वाली याद है मैम। हाँ जिसको याद नहीं, अच्छा नहीं मैं सिर्फ 3D वाली बात कर रही हूँ, हैंड रेस करो जिसको 21 to 30 एटॉमिक नंबर वाली सीरीज याद नहीं है। अच्छा बहुत बच्चों ने हैंड रेस किया है, तो चलो पहले वही सीख लेते हैं। तो देखो जैसे मैंने लर्न की हुई है अपने टाइम में, हाँ मैंने भी 10th में की थी, ठीक है। तो जैसे मैंने लर्न की थी वैसे मैं आप लोगों को भी करा रही हूँ, लेकिन अगर किसी को और तरीके से, मतलब किसी ने और कोई निमोनिक्स कर रखे तो वो वही फॉलो करेगा, मेरा बारा करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे सबसे पहले लिखो स्कैंडियम, स्कैंडियम तेरी विदाई। मैम आपकी स्क्रीन स्टक सी हो रही है। नहीं मैम, सही, सही तो है बेटा, मेरी थोड़ा सा मिस्टेक। लैग कर रहा होगा। स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया, हो गया, उसके बाद मैंने निक्कर, कुर्ता, जीन्स, यहाँ पे लिख रही हूँ, आई नो जीन्स की ये स्पेलिंग नहीं होती है, पहन ली। क्या बोला मैंने, स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया, उसके बाद मैंने निक्कर कुर्ता जीन्स पहन ली, ठीक है। अब स्कैंडियम का मतलब तो स्कैंडियम ही है, स्कैंडियम का मतलब स्कैंडियम है, किसकी माने टाइटेनियम है, ठीक है। निक्कर कुर्ता, हाँ याद करने का तरीका है, ठीक है। विदाई यानी कि वेनेडियम है, करके यानी क्रोमियम है, ठीक है। मैं यानी मैग्नीज है, फ्री यानी कि आयरन है, हो गया को आप क्या मानोगे, फ्री हो गया, हो गया को मानोगे कोबाल्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने निक्कर यानी कि निकल, कुर्ता यानी कि कॉपर, और जीन्स यानी कि जिंक पहन ली। तो दिस इज योर 3D सीरीज, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, और ये बिना लर्न किए तुम्हें डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर नहीं आ सकता है। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें डी ब्लॉक की बात कर रही हूँ, अभी तो आगे मैं तुम्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कराऊंगी, तो वहां पे इससे मुश्किल चीजें होंगी, लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स आएंगे, हालांकि वहां पे भी ट्रिक है, वो भी हम ट्रिक से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो ये 4D सीरीज है ना, इसको ऐसे रो वाइज लर्न करने की कोशिश करते हैं, मैं नहीं करवाती हूँ रो वाइज, हम क्या करेंगे ना, ग्रुप वाइज लर्न करेंगे। देखना चाहोगे, आपकी मेन क्या है, बस ये 3 ही सीरीज है, 3D 4D 5D, ये वाली भूल जाओ, ये वाली भूल जाओ, ये करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, ठीक है जी। चलो अच्छा,
ये देखो कैसे लर्न करनी है इसको, इधर देखो, यहां से आओ, जो 22 है, 21, 39 ये आप छोड़ सकते हो। ये देखो टिटेनियम, जिरकोनियम, होफियम, इसमें आपको कोई भी ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, देखो ऐसे ही बन रहा है, टाइटेनियम, जिरकोनियम, होफियम। मेरे साथ साथ रिपीट करना अपने मन में, टाइटेनियम, जिरकोनियम, होफियम, खत्म। उसके बाद वी नोबिता, वी लिखूं क्या, वी नोबिता, वी नोबिता। एनबी क्या है आपका, एनबी क्या है, नायोबियम है। ये क्या है आपका, टेंटेलम है। नाम याद हो चले, नहीं अगर नाम नहीं याद है तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, सिंबल पता होने चाहिए बस, ठीक है। वी नोबिता। उसके बाद देखो क्रोमियम, मोलिबेल्डियम, टंगस्टन, इसकी कोई ट्रिक याद नहीं करवाती हूँ मैं बच्चों को, ना मैंने कर रखी है ना मैं उनको कराती हूँ। ये बिल्कुल ऐसे एकदम राइम सी बन रही है, क्रोमियम, मोलिबेल्डियम, टंगस्टन, खत्म कहानी। उसके बाद है मैग्नीज वाली, मांजा, टीना, चावला रे, मांजा, टीना, चावला रे। टीसी क्या है, टीसी क्या है यहाँ पे, टीना चावला रे, मांजा, टीना चावला रे। उसके बाद आयरन रूट गया ओसम, यहाँ पे लिख देती हूँ, आयरन रूट गया ओसम, ओसम पता है ना स्पेलिंग, ये रहा। यहाँ पे ओएस क्या है बच्चा, आवाज आ रही है ना, सारे शांत हो गए। आरयू क्या है, रुदेनियम है, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो, उसके बाद कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम। एक बार बताओ, क्या ये हमने डी ब्लॉक उसमें कोऑर्डिनेशन में नहीं देखा था, जब मैं आप लोगों को वो बता रही थी, उसकी फैक्टर इफेक्टिंग बता रही थी। कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम। निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये तो रट ही गए होंगे तुम लोगों को, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, खत्म। उसके बाद देखो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सबसे सस्ता कॉपर, उससे महंगा सिल्वर, उससे महंगा गोल्ड, खत्म। उसके बाद जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये तो बच्चों को वैसे ही टिप्स पे याद होता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। मैंने कोई ट्रिक से याद कर रखी है, नहीं कर रखी, सिर्फ कहाँ कहाँ ट्रिक की जरूरत पड़ जाती है, एक तो वी नोबिता, मांजा, टीना चावला रे, आयरन रूट गया ओसम, खत्म। पहला वाला क्या है, स्कैंडियम, यूटरबियम, लेंथनम, ये याद ना भी हो चलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो दोनों सीरीज है 5D और 6D सीरीज, वो इनकम्प्लीट है, क्या आप नोटिस कर पा रहे हो? ये देखो 57 देखो 57 डायरेक्ट 72 स्टार्ट हो गया, 89 के बाद 104, 71, 58 से 71 कहाँ गए पता नहीं, ठीक है। ऐसे 90 से 103 कहाँ गए पता नहीं, ठीक है। वो उसको क्या करेंगे बच्चे, हम अलग से पढ़ेंगे, उसको हम क्या पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे, वो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। डिवाइडेड क्यों होते हैं ये? क्या हुआ बच्चे, फिर बोलो। मतलब जैसे नंबर में डिफरेंस है तो ऐसा क्यों होता है? वो ऐसे इसलिए होता है बच्चे, जो आपके लेंथनम और जो एक्टिनम है, जिनको आप लेंथिनोइड्स और एक्टिनोइड्स बोलते हो, ये जो लेंथनम और एक्टिनियम दिख रहा है आपको, पहला पहला एलिमेंट जो होता है लेंथिनोइड और एक्टिनोइड्स का, वो तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो किससे मैच नहीं होती, जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है उनसे मैच नहीं करती, इसलिए हम पूरी सीरीज को, लेंथनम सीरीज को और एक्टिनियम सीरीज को अलग से पढ़ते हैं, जिसका हमने नाम दे दिया बच्चे लेंथिनोइड्स और एक्टिनोइड्स, क्योंकि वहां पे फिर रेडियो एक्टिव होता है ना। हाँ, एक्टिनोइड्स तो सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, एक तो लाइफ टाइम तो कम होता है, वो छोड़ो, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें जो फिलिंग होती है बच्चे इलेक्ट्रॉन की, वो एफ इलेक्ट्रॉन में होती है, इसलिए उनको हम अलग से पढ़ते हैं, जिसको नाम बोल देते हैं हम एफ ब्लॉक, ठीक है। और उनको हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं पता है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ही तो है ये। अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखेंगे ना, तो वहां पे लिखा होगा 58 to 71, ठीक है, इसमें बीच में से उठाया जाता है। हाँ, इसलिए इनको बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल में होते हैं ना, किसने कहा नहीं होते हैं, पीरियोडिक टेबल में जब आप अपने पीरियोडिक टेबल खोलोगे ना बच्चे, दो अलग से इस तरह से, ये देखो ये इस तरह से रो बने होंगे दो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये देखो ये सारे 57 से 71 जो है, ये देखो 89। हाँ जी बेटा, ड्रॉबैक है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हाँ, अलग से रखा जाता है। हाइड्रोजन की पोजीशन को अभी तक नहीं पता बेचारा कहाँ पे जाएगा,
है ना, उसका घर कौन सा अभी तक नहीं पता चला, और पूरा चैप्टर बना रखा है हाइड्रोजन पे, ठीक है। तो वही वाली चीज है, ठीक है। अभी हम डी ब्लॉक पे वो थोड़ा सा फोकस करते हैं, ठीक है जी। पता चल गया पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक, थर्ड से लेकर 12th ग्रुप के डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं आपके, सारे नाम याद कर लेना 21 to 30, तो पता ही होना चाहिए, और जो नीचे वाले हैं वो भी आपको याद हो जाएंगे। मेन है मांजा टीना चावला रे, आयरन लूट गया ओसम, और कॉपर सिल्वर गोल्ड आपको पता ही है। अगर आपको ऊपर वाले याद है ना 3D वाले, तो नीचे वाले लिखने में कोई मुश्किल नहीं आएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया बच्चे क्लियर, जल्दी बताओ। यस मैम। मैम यस मैम। ठीक है, ओके। उसके बाद हम पहले ये देख लेते हैं बच्चे, अभी मैंने बोला डी ब्लॉक ऑफनली, हाँ 2 मिनट में बन जाता है, ऑफनली कॉल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मैंने ये वाली लाइन बोली, थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं, इस चैप्टर में मैं पूरा लिखवाने वाली हूँ, इस चैप्टर में कोई स्लाइड्स वगैरह नहीं है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में ना थोड़ा सा लिखवाऊंगी तो ज्यादा तुम्हारे माइंड में बैठता जाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या लिखूं? इफ एलिमेंट, लिखो बच्चे, इफ एलिमेंट एट लीस्ट वन unpaired electron in, कहां पे? either in, लिखो, either in ground state or in standard oxidation state, उसको हम क्या बोलते हैं? तो आप बोल सकते हो कि वो एलिमेंट आपका क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट। आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखी हुई है डेफिनेशन, वो भी आप लिख सकते हो, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका n-1 डी सबशेल पार्शली फिल्ड है, या तो ग्राउंड स्टेट में या वन ऑफ इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो आप बोल सकते हो कि वो एलिमेंट आपका क्या है बच्चा पार्टी, क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉपर। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 29 उसका एटॉमिक नंबर होता है, राइट? तो क्या लिखते हैं, एक बार पूरा लिख देते हैं, 1s2 3d10 4s, आर्गन 3d10 4s1, 3s2 3p6 4s1 3d10, यही होती है। कोई ऐसा तो नहीं है जो मुझे ये बोले कि मैम 4s2 3d9 होती है। आपको पता है स्टेबिलिटी, कौन से 2 एक्सेप्शन थे इसमें? कॉपर और क्रोमियम, पता है ना? आप प्लीज थम्स अप देते जाइए, कहीं आपको कॉन्फिडेंस नहीं आती हो लिखने, हालांकि मैं भी एक बार लिखवाऊंगी, ठीक है। हाँ जी, अभी तक कुछ ऐसे मैंने बताया नहीं है खास, ठीक है। तो कॉपर और क्रोमियम एक लोता ऐसा है जिसमें क्या होता है, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये कॉन्फ़िगरेशन रहती है उनकी। ये हम कहाँ पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लास्ट वाला पार्ट। मैम 4s0 नहीं, 4s0 क्यों होगी बेटा? 29 है ना, तो 18 तो ये हो गया, 10 28 और 1 29, ठीक है। तो इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट याद करो, मैंने कोऑर्डिनेशन में बताया था 2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 + 3 तो अगर मैं बच्चे +1 की बात करूं तो क्या होगी? 4s में से निकलेगा पहले 3d10 हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा। बट अगर मैं कॉपर 2+ की बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा? 3d9 हो जाएगा। 3d9। अब आओ डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या कहती है? ये आपकी कॉपर क्या है? ग्राउंड स्टेट में है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी n-1 डी सबशेल, हाफ फिल्ड बोलो या पार्शली फिल्ड बोलो, या मैं बोल सकती हूँ एटलीस्ट 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है? एक भी नहीं है। नो अनपेड तो इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसको देख के बोलूं तो मैं बोलूंगी कि कॉपर तो ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं। क्या हो गया बेटा? आइदर इन के बाद क्या लिखा है? आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। आपकी राइटिंग और अच्छी तरह समझ आ रही है ना मैम, इसलिए पूछ रही थी। तू क्या कर रहा है? बेइज्जती कर रहा है क्या? नहीं मैम बहुत सुंदर लिखते हो मैम आप।
अब मैं क्या कॉम्प्लीमेंट समझू या बेइज्जती समझू? डायरेक्ट लिस्टी कर रहा है। मैम आज समझ आ रही है, सही है। अच्छा वैसे राइटिंग समझ में नहीं आती, ऐसे तो मत बोलो यार, इतना मैम झूठ वैसे है आप जो। मैम लिखते ही नहीं हो। अच्छा नहीं लिखती हूँ मैं? कौन लिख के समझाता है फिर तुम्हें? चलो ठीक है, आ जाओ, तुम हो नालायक सारे के सारे। चलो आओ इधर। अरे पता है मुझे आ रही है, ठीक है। चलो क्या बोल रही थी मैं? हाँ, तो कॉपर क्या है, अगर मैं ऐसे देखूं तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट तो है ही नहीं, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं कॉपर +2 की, तो यहाँ पे देखो 3D9 है, तो यहाँ पे तो ट्रांजिशन, तो यहाँ पे तो जो मैंने डेफिनेशन लिखी है वो तो जस्टिफाई हो रही है कि 3D में क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या आप बोल सकते हो कि वो पार्शली फिल्ड है। तो मैं बोल सकती हूँ कि कॉपर आपका क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ओके, मतलब ये है कि हमारा अगर ग्राउंड समझ स्टेट में आ गया? में, हाँ जी बेटा। मैम अगर ग्राउंड स्टेट में या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तब रहेगा वो, या एक ही में हो? हाँ, अगर एक में भी हो तो भी आप उसको यही कंसिडर करोगे कि वो क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर मान लो जैसे स्कैंडियम है, एक सॉरी, जैसे एक और एग्जांपल मैं लेके दिखाती हूँ। कलर चेंज करूं क्या? सही है मैम। जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम है, क्या होगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन? 3D1 आर्गन 4s2 3d1। तो देखो ना, इसमें तो 3D में क्या है, ये पार्शियली फिल्ड है, तो स्कैंडियम क्या है आपका, बताओ क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, n-1d सब शेल क्यों लिखा? क्योंकि आपको लगा, आपको ये पता है ना पीरियड नंबर आप लोगों को निकालना आता है। अगर मैं बोलूं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, अगर मैं आपकी फर्स्ट सीरीज की बात करूं तो उसमें n की वैल्यू क्या है, पीरियड नंबर क्या होगा, इसमें 4 होगा। क्योंकि आप पीरियड नंबर के लिए क्या देखते हो, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हो, यस मैम। ओके। और इसका डी ब्लॉक है, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, n-1 में ही तो जा रहा है, 4 - 1 3, ठीक है। इस तरह से हम क्या बोलते हैं, पहली वाली सीरीज को 3D सीरीज बोलते हैं, क्योंकि 3D में इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं। नेक्स्ट वाली को 4D बोलते हैं, फिर 5D बोलते हैं, फिर 6D बोलते हैं, ठीक है जी। बोलो। यस मैम। अच्छा, तो मैं एक लाइन लिख सकती हूँ, देखना एक बार स्टार लगा के, कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं जिंक का, फिर लिखवाते वो लाइन। जिंक में क्या होता है बच्चे, जिंक का 30 होता है एटॉमिक नंबर, तो क्या होगा, आर्गन 4s2 3d10। 4s2 3d10। अब अपनी ग्राउंड स्टेट में तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको 4s को नहीं देखना, डी वाले को देखना है। कंप्लीटली फील्ड है, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। और अगर मैं आपको इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बताऊं, विच इज +2, 7 2 +2 में भी क्या होगा, आर्गन 18 4s0 3d10। तो यानी कि यहाँ से आपको ये दिख रहा है कि जिंक यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। जिंक इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो नीचे वाले जो जिंक के भाई लोग हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, वो क्या है, सारे के सारे क्या है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। और या आप बोल सकते हो कि वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट considered as transition elements। ये जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना बेटा, इतनी लेट क्लास में मत आया करो प्लीज। मैं कौन कौन आया है मैंने देख पा रही हूँ, यहाँ पे 5-6 बच्चे हैं जो अभी अभी आए हैं, तो लेट मत किया करो। सारा तो जो बेसिक होता है बेटा वो तो निकल ही जाता है, और जब बेसिक निकल जाता है ना, नीट वाले आजकल पता है इसी में ही फंसा रहे हैं। नीट वालों को पता है कि बच्चे पता नहीं क्या क्या करके आ रहे हैं, पढ़ पढ़ के आ रहे हैं, और वो बेसिक में फंसा देता है बच्चों को। तो इसलिए
चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। मैम ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये क्या एक्सेप्शन है उसमें? अभी लिखवा दे, ठीक है। सो आगे तो यहाँ पे एक स्टार बना के लिखो बच्चे पॉइंट कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अभी समझ में आ जाएगा क्या बोल रही हूँ मैं। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, but all D block elements are not transition elements। ये लाइन समझ में आई तो बताओ, वरना मैं रिपीट करूँ। मैम आ गई। आगे क्योंकि जिंक अब देखो ना, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, वैसे तो 3 to 11 वाले जो ग्रुप वाले हैं वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, तो हम उनको डी ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं। लेकिन जितने भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जिसमें 3rd to 12 ग्रुप वाले इंक्लूडिंग जिंक, कैडमियम, मरकरी, वो डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं, लेकिन हम उनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते हैं। इसलिए आप लोगों की बुक्स में लिखा हुआ है कि डी ब्लॉक्स आर ऑफनली कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। समझ में आ गया? यस मैम। मैम तो फिर जिंक, कैडमियम और मरकरी को डी ब्लॉक में क्यों रखा गया? क्योंकि वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है बेटा, क्योंकि वो डी ब्लॉक एलिमेंट है तभी, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक एलिमेंट जैसी हैं, इसलिए रखा गया। हाँ बस, हाँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन है उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही तो पढ़ रहे हैं। चलिए अब हम सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई मुझे बताएगा क्या? वैसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 t यस। T1 - 10 NS0 2 जीरो कौन बोला? ये जीरो जहाँ लिखा हुआ है वो गलत है। आपकी कई बुक्स में ये लिखा हुआ है जीरो, गलत है। एक बार नीट वालों ने डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया था। कैसे है ये तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब मैं आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाऊंगी। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी याद करनी है बेटा? जो आपके 3D सीरीज वाले हैं ना 21 to 30, वो आपको याद करने हैं। लिखना शुरू करें, चलो। तुम लोग ना बोलते बहुत हो, ठीक है, लेकिन टेस्ट में नहीं करके दिखाते हो कुछ भी। तो जितना आप लोग यहाँ एक्टिव रहते हो उतना टेस्ट में भी आप परफॉर्म करके दिखाया करो, ताकि मैं ये बोल सकूं प्राउडली कि हाँ ये मेरे बच्चे हैं जो करते हैं। मैम ये कर ले हो, वो कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो तुम लोग। अभी तो मेरे सामने इतना बोलते हो, पता नहीं पीछे पीछे क्या बोलते होंगे तुम लोग। चलो आओ। स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री, सम एट टाइम्स में स्ट्रिक्ट भी बहुत हूँ। मैम ये सबसे ज्यादा तो ये गुंजन बोलता है क्लास में, चपड़ बोलता है। क्वेश्चन पूछू तो देता नहीं है जवाब। स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया, उसके बाद मैंने निक्कर कुर्ता जींस पहन ली, यही था। यस मैम, यही। यस मैम। हाँ, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, चलो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करते हैं हम। देखो इधर आ जाओ। तो आर्गन तक तो पता है आप लोगों को, आर्गन का 18 होता है, तो मैं आर्गन को यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। जो आपके इलेक्ट्रॉन फिल होंगे बच्चे, जो आपकी 3D सीरीज है, वो किसमें किसमें होंगे? 4s में होंगे और 3D में होंगे। ठीक है, तो इसमें देखो आर्गन तक का तो पता है आप लोगों को 18 होते हैं, उसके बाद 4s में करते हो, फिर 3D में। ये बात पता है आपको? ये बताऊं, क्या आपको पता है कि पहले 4s में करते हैं? आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा, n+l रूल। यस मैम। n+l से आप क्या निकालते थे कि अगर n+l की वैल्यू कम है तो वो लोवेस्ट एनर्जी का, और आपको पता है हर एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहेगा? कम एनर्जी वाले शेल में जाना चाहेगा। ऑफ वो प्रिंसिपल, वेरी गुड, उसमें ही आप पढ़ते हो n+l रूल।
पढ़ा है ना तुम लोगों ने? आप बोले थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट कर लिया, तो देख लिया मैंने कितना कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद टाइटेनियम का क्या सीन है? 4s2 3d2। इसका क्या सीन है? 4s2 3d3। यहाँ पे मत लिख देना 4s2 3d4, 4s1 3d5। ठीक है, ये बताओ मैग्नीज में क्या होगा? 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8। आर्गन नहीं लिख रही हूं मैं, कहीं पता चले मैम यही है क्या बस। यहाँ पे 4s1 3d10 और लास्ट वाला हो जाएगा तुम्हारा, नीचे लिख दूं क्या? स्पेस नहीं है, 4s2 3d10। यानी कि एक कॉपर भी क्या है बच्चा यहाँ पे? एक्सेप्शन है। कोई मुझे इसका रीजन बता पाएगा? हैंड रेस करना। रेज योर हैंड बेटा, कि why chromium and copper has different electronic configuration। सूडो इनर्ट है, वो तो है ही नहीं। सूडो, हाँ ठीक है मान लिया सूडो है, लेकिन उससे सूडो इनर्ट तो मैम फजान रूल में देते हैं। हाँ वही मैं बोल रही हूँ। उसके अलावा मैम S2P6, क्रोमियम हाफ स्टेबिलिटी अटेन कर रखा है इस वजह से। ठीक है मान लिया। चलो ये देखो, रीजन आप क्या लिखते हो बेटा कि क्रोमियम और कॉपर क्या है? रीजन आप क्या लिखते हो कि जो क्रोमियम और कॉपर है उसमें D5 है और उसमें कॉपर में D10 है, और जो कि आपको पता है फुल्ली फिल्ड है। लेकिन ये ऐसा हो क्यों रहा है? मैं बताऊं? लोवेस्ट बताओ। एनर्जी मतलब हम स्टेबल होना चाहते हैं वो। मैम ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मैम जो फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर हाफ फील्ड वाले स्टेबल होते हैं, फिर पार्शली फील्ड होते हैं। तो जो ये कॉपर है ना, ये पार्शली फील्ड हो रहा है, तो ये एक अपना इलेक्ट्रॉन डी में डाल देता है, इस वजह से ये हाफ फील्ड हो जाता है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है। वेरी गुड, सही बोला है, सबने सही बोला है। बच्चे ध्यान रखना, जो आपका 3n-1d और जो ns होता है ना, उनमें जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो कम होता है। एनर्जी डिफरेंस स्मॉल, जिसकी वजह से d का एक इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट नॉट सेम, दीपक सेम नहीं है, कंपेरेबल आप वर्ड यूज कर सकते हो, वही डीजनरेटेड देगा है ना, कंपेरेबल आप यूज कर सकते हो। तो d से एक इलेक्ट्रॉन उठ के s में चला जाता है, और जाना क्यों चाहता है? वो जाना वो इसलिए चाहता है क्योंकि उसको पता है अगर मैं चला जाऊंगा, अगर मैं एक्साइट हो जाऊंगा, तो मैं हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लूंगा। इस वजह से क्रोमियम और कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसकी वजह से देखने को मिली, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनके बीच जो एनर्जी डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं है, तो आराम से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके जा सकता है। और इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने जाने की वजह से इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है इफेक्ट होती है। जैसे हम जो नॉर्मल ट्रेंड पढ़ते हैं एटॉमिक साइज में, आयनाइजेशन एनर्जी में, है ना, वो यहाँ पे रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं करती है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इररेगुलर ट्रेंड फॉलो करती है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि n-1 इंटू डी और ns वाली ऑर्बिटल में एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो वो ट्रेंड शो करती हैं, वो रेगुलर ट्रेंड शो ना करके इररेगुलर ट्रेंड शो करती है। और जहां जहां पे एक्सेप्शन आएगी वहां वहां एग्जामिनर का ध्यान जाएगा और वहां वहां से वो क्वेश्चन उठा के आप लोगों से पूछेगा। समझ में आ रही है ये वाली बातें तुम लोगों को? यस मैम। तो क्या मैं अब क्या अब आपको इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिल्वर क्या बच्चे? मैम वो भी तो एक्सेप्शन है, सिल्वर भी। सिल्वर की क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यस मैम। हाँ वो भी है, इसके नीचे वाले भी तो होंगे ना फिर, है ना। मैं तो किसकी बात कर रही हूँ, मैंने आपको 3D सीरीज की लिखनी सिखाई है, आपको भी सिर्फ 3D की ही याद रखनी है, नीचे वाले की याद हो ना हो चलेगा बेटा, ठीक है। चलो इधर देखो, क्या अब मैं इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिख सकती हूँ? अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि डी में इलेक्ट्रॉन देखो एक से भरना शुरू हुए, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, और एनएस में देखो
1 और 2, या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा। समझ में आ गया? यस मैम। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं हमारा जनरल ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। जितना भी बेसिक था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। हालांकि जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे ना तो आपको प्लेटिनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन मिलेगा, वो पढ़ लेना बस, आपके पेपर में वो नहीं पूछी जाएगी, मैंने बता दिया। हो सकता है आप एनसीईआरटी में देखो तो आपको देखने को मिले कि प्लेटिनम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 5D9 6S1 होती है, तो वो सिर्फ ऐसे नजर मार लेना, आपको ऐसा लर्न करने की नीड नहीं है उसमें, ठीक है, एक्सेप्शन है, ठीक है। तो क्या अभी मैं स्टार्ट करूं जनरल ट्रेंड से? यस मैम। चलिए ठीक है, ओके। तो सबसे पहला ही है आप लोगों के सामने एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। इसको थोड़ा सा और अच्छा लिख देती हूँ, फिर कहोगे मैम राइटिंग पता नहीं सच्ची बोलते झूठा बोलते समझ में नहीं आता। एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई, ये मैंने सारी एनसीईआरटी की लगाई है बेटा। जितने भी मैं ग्राफ दिखाऊंगी आपको, ये आपको अपने एनसीईआरटी में मिलेंगे। वो दिखाने का सिर्फ एक ही मेरा मोटो है, ताकि जो जो मैं आपको कंसेप्ट समझाती जा रही हूँ वो मैं ग्राफ के थ्रू भी बताती जाऊं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा। समझ रहे हो? चलो यस। चलो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये ग्राफ ऐसा क्यों दिख रहा है। क्या हो गया, गंदा क्या हो गया बेटा साक्षी? मैम राइटिंग को बोल रहे हैं आपके। क्या हो गया, कुछ कह रहे थे क्या तुम? कुछ नहीं मैम, पढ़ा हूँ मैं वो Continue. राइटिंग सही है लिखा। ये भगवान भाई तुम क्या क्या बोलते रहते हो, मेरे को तो भाई बहुत सुंदर लगती है मेरी राइटिंग, अब तुम पता नहीं, यस तुम्हारा पहला बैच है जो ये बोल रहा है। चलो आ जाओ, तुम शिवानी मैम की राइटिंग देख के आते हो ना, इसलिए तुम्हें बाकी टीचर्स की खराब लगती है, आई थिंक सो। चलो ठीक है, आ जाओ इधर। ओके चलो ठीक है। हाँ तो अब हम देखते हैं कि ये ग्राफ ऐसा क्यों है। तो पहले तो ये समझो कि पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़ते हो, एस ब्लॉक पढ़ते हो, पी ब्लॉक पढ़ते हो, तो उसमें एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का क्या ट्रेंड देखते हैं। कंसेप्ट पे तो ध्यान होता ही नहीं है तुम लोगों का, राइटिंग पे ध्यान होता है। इधर देखो, अगर मैं बोलूं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस बार आने दो तुम लोगों के कम नंबर, बताती हूँ मैं तुमसे। अगर मैं बच्चे बात करूं लेफ्ट टू राइट तो साइज का क्या हाल होता है, कौन बताएगा? मैम डिक्रीज होता है मैम। डिक्रीज होता है। राइट, और Decrease. ग्रुप के नीचे की तरफ जाते तो इंक्रीज होता है। अच्छा मनीषा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज क्यों होता है? वो मैम उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे वो नोबल गैस की ओर जाता है ना, मेटल से नोबल गैस की ओर नॉन मेटल की तरफ जाता रहता है, तो डिक्रीज होता रहता है। रीजन मैंने मैम, किसी से क्योंकि रीजन नहीं उनका- पूछा, अनुष्का से रीजन नहीं पूछा, मैंने साक्षी से रीजन नहीं पूछा, मैंने सिर्फ मनीषा से रीजन पूछा है, तो वही बताएगी मुझे। और अगर जिसको पता है वो अपने हैंड रेस करो, गूगल मीट ने वो भी फीचर दिया है तुम लोगों को। मैम स्क्रीनिंग इफेक्ट आती रहती है, इस वजह से वो डिक्रीज होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट आती रहती है? यस मैम, होता है। नहीं ऐसा तो नहीं पढ़ा था हमने। इधर देखो, जब आप बच्चे लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज डिक्रीज होता है, ये सबने रट्टा मारा हुआ है। रीजन क्या है मैं एक बार फिर बता रही हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुन लो। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आप लोगों को पता है आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता है। जैसे आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, स्कैंडियम से लेकर जिंक में एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है 21 to 30, है ना। या मैं आपकी नॉर्मल पीरियोडिक टेबल को लूं तो लिथियम, बेरिलियम, है ना, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वहां पे क्या बढ़ रहा है आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। और एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। यस मैम। म्यूट कर लो सारे अपने आप को। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होता है, ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। यही तो फंडा होता है, यही तो फंडा होता है कि आप लोगों का लेफ्ट टू राइट, आप वर्ड क्या यूज करते हो कि आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। यू नो ना डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर चार्ज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात आती है जब आप मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हो। अगर आप चाहते हो मैं ये कंसेप्ट समझाऊं तो जस्ट रेज योर हैंड, मैं एक स्लाइड और लेके ये कंसेप्ट समझा दूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती आप झूठी हाँ भरो। तो मुझे एक बार बता दो, मतलब हैंड रेज किया तो समझा देती हूँ। इधर आओ। न्यूक्लियर चार्ज, इधर देखना एक बार। अगर मैं बात करूं तुम्हारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। इधर देखो आयुष बेटा माइक बंद कर, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर मैं ये वाला एग्जांपल लेके समझाऊं तो यहाँ पे 5 है एटॉमिक नंबर, इसका 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है, यही है। अच्छा, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब क्या है? मैं बोल सकती हूँ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर न्यूक्लियर चार्ज ही तो होता है भाई, क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन्स की वजह से होता है। पता है या नहीं, भूल गए क्या सारा तुम? एटॉमिक नंबर, यस मैम। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखना 1s2 2s2 2p1, इसकी क्या होगी 1s2 2s2 2p2, इसकी क्या होगी 1s2 2s2 2p3, इसकी क्या होगी 1s2 2s2 2p4, और इसकी क्या होगी 1s2 2s2 2p5। यही होगा। क्या दिख रहा है अब तुमको? जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। मैम पी में ऐड हो रहे हैं, ऐड हो जा रहे हैं। हाँ, पी में ही हो रहे हैं क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये, ठीक है। पी में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन ऐड होने का मतलब क्या है बच्चे? बना के दिखाऊं क्या तुम्हें? ये देखो, जैसे मान लो ये 2p1 है, ये तुम्हारे 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले नहीं दिखा रही मैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। दिख रहा है सबको? यस मैम। दिख रहा है? इसका देखो +5 का न्यूक्लियर चार्ज है, +6 का न्यूक्लियर चार्ज है, +7 का न्यूक्लियर चार्ज है, और +8 का न्यूक्लियर चार्ज है। अगर मैं बात करूं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दिमाग लगाओ, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, खुद सोच के बताओ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा मैम। अट्रैक्शन बढ़ेगा। बढ़ेगा। हाँ, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चे? इसी को तो हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं कि एक्चुअल चार्ज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ने कितना फील किया। अब देखो ना, इसके अंदर ये 2s वाले इलेक्ट्रॉन है और 1s वाला मैंने नहीं बनाया। यहाँ पे भी देखो अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो एक्चुअल चार्ज बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ने कितना फील किया, वही न्यूक्लियर चार्ज है। अब लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हो तो आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़े, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। याद रखना हमेशा बच्चे कि Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, साइज श्रिंक होगा, साइज छोटा होगा। तो आप यही पढ़ते आते हो अपने लोअर क्लासेस से, 10th क्लास में भी ये था कि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो साइज डिक्रीज होता है। नॉर्मल हम ये पढ़ते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो यहाँ पे आपको एक वेरिएशन दिखाई दे रहा होगा। ये देखो मैंने एक्सपेरिमेंटल डेटा लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, ये एनसीईआरटी से लिया मैंने। अगर आप देख पा रहे हैं बेटा, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो जितना हमें पता है उसके अकॉर्डिंग साइज क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन ये 162 से 147 हो रहा है, फिर 134, 127, ये देखो कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ये देखो। और ये एकदम से इंक्रीज हो जाता है जब मैं जिंक पे आती हूँ। दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। दिख रहा है सबको? ठीक है। तो अब हमें ये जानना है बेटा इसका रीजन क्या है। तो सबसे पहला हम लिखेंगे, यहाँ पे 3 पॉइंट बना के लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, पहले पॉइंट में अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे देखो, इस यहाँ तक देखो, मैग्नीज तक जो है अपना नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है। स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक अपना नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। रीजन क्या होगा? ड्यू टू, वेरी गुड, इंक्रीज इफेक्टिव, नॉट शील्डिंग इफेक्ट बच्चा, नॉट शील्डिंग इफेक्ट।
शील्डिंग इफेक्ट तो मैम बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अरे शील्डिंग ज्यादा हो जाएगी तो साइज बढ़ जाएगा बेटा। यहाँ पे पहले वाले केस में जेड इफेक्टिव वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेट करता है आपके शील्डिंग इफेक्ट से, क्योंकि हम बोल सकते हैं बच्चे डी वालों का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत खराब है ना। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है स्कैंडियम की, भूलना मत। 4s2 3d1 एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3d2 है, यहाँ पे 3d3 है, देख पा रहे हो 3d4 है, यस मैम। यहाँ पे 3d2 है। 5 इलेक्ट्रॉन तक डी का जो है बहुत खराब शील्डिंग इफेक्ट है। तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव वाला फैक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपका साइज क्या आता है बच्चा, डिक्रीज होगा। समझ में आई? बोलो हाँ या ना। उसके बाद आगे चलते हैं हम। यहाँ पे देखो 3d6 है, 3d7 है, 3d8 है, 3d9 है। अब इनमें देखो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट ही सेम है, ठीक है। अपनी बुक में देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको 124 ही दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, सेकंड पॉइंट में क्या है, जो आपका आयरन, कोबाल्ट, निकल है और कॉपर है, उसमें क्या होता है, जो जेड इफेक्टिव होता है वो शील्डिंग इफेक्ट के बराबर हो जाता है, क्योंकि डी वाली शेल में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, देख पा रहे हो आप, डी में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं ज्यादा, 6 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। तो यानी कि अब जो डी का शील्डिंग इफेक्ट है वो भी क्या करेगा, रोल प्ले करेगा। अब वो खींच भी रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी उसका बढ़ रहा है, तो दोनों क्या करेंगे, फैक्टर आपस में एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेंगे, जिसकी वजह से जो साइज है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया 2 पॉइंट। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा मेरे को कि मैम कैसे कांस्टेंट हुआ। नो मैम। इजी था, लेकिन अब देखो जिंक में एकदम से बढ़ गया। जागृति, अगर मैं ये देखो तुम्हें आयरन से लेकर निकल का दिखाऊं या कॉपर तक का दिखाऊं तो वहां पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट चल रहा है। वो क्यों चल रहा है, क्योंकि अब देखो ना डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, यानी कि अब जो डी का शील्डिंग इफेक्ट है वो भी रोल प्ले करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ रहे हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड करने वाले ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है। अब दोनों फैक्टर क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ना ही वो अच्छे से खींच पा रहे हैं, ना ही वो रोक पा रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे साइज क्या होगा, रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। लेकिन आपको जिंक में दिख रहा है कि एकदम से देखो एटॉमिक साइज इसका बढ़ गया है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चे, 10। इस वाले केस में क्या बोलोगे, बढ़ जाएगा। वेरी गुड, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया है। हाँ, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया है। अब क्या होगा, रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होने की वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जिंक का साइज जो है बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड। क्या अब इसको हम ग्राफ से देखें जो आपके एनसीईआरटी में था, ताकि आप एक एक चीज जो है अपने एनसीईआरटी में हाईलाइट करते रहो। ये देखो ये 3D का है, ये देखो ये डिक्रीज हो रहा है मैग्नीज तक, इधर देखो ऑलमोस्ट कांस्टेंट दिख रहा है। यस मैम। ये देखो, और एकदम जिंक से देखो बढ़ गया। यस मैम। ठीक है, तो आपका ये रीजन रहेगा। तो ये 3 पॉइंट आपके बोर्ड्स में तो आएगा, तो आपको 3 पॉइंट्स अच्छे से मेंशन करके चलना है। लेकिन नीट में आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि व्हाई दिस ट्रेंड फॉलो, क्योंकि वो एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से उठाता है, एनसीईआरटी के एक्सेप्शन में से उठाता है। ये जो आपके ग्राफ दिए हुए हैं, एक तो ये ग्राफ है, अभी मैं आगे जैसे देखो ये वाला ग्राफ है, ठीक है, और एक 2 और ग्राफ है, आगे चल के समझाऊंगी, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन बनता है। मैंने क्या लिखा है नीचे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। हाँ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड हो जाता है, स्पेस नहीं था मेरे पास इसलिए ऐसा लिखा। ठीक है राधिका, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। आगे चलूं मैं? यस मैम। मैम ओके,
चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक मेटेलिक करेक्टर। कौन सी? आई थिंक सेकंड प्रॉपर्टी है ना, मेटेलिक करेक्टर। क्या होता है मेटेलिक करेक्टर, कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनको क्या बोला गया है? टिपिकली मेटल्स बोला गया है। देखो मैं बोलती भी तो ऐसी हूँ ना, ट्रांजिशन मेटल है ना, टिपिकली मेटल्स हैं। तो जो आपकी मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं वो फिर इसकी भी होंगी, जैसे जैसे चमकना, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई हाँ, वॉल्यूम, है ना? सोनोरस। हाँ जी, सोनोरस, ये वाली चीजें हैं। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको बताया है, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक बात बताना, मेरे को सोच समझ के तुम सारे बच्चे, अगर मैं एस ब्लॉक का मेटेलिक करेक्टर और डी ब्लॉक का मेटेलिक करेक्टर कंपेयर करूं तो किसका ज्यादा होगा? मैम एस ब्लॉक का मैम। मैम एस ब्लॉक का। मैम एस ब्लॉक। तो मैं यहाँ पे लिखूं कि मेटेलिक करेक्टर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इधर देखना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स 7:45 हो जाएंगे ना, मुझे बता देना बेटा, ठीक है, इज लोअर देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। यस मैम। रीजन क्योंकि जब आप बच्चे लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपको पता है साइज क्या होता है? नॉन, वहाँ पे नॉन मेटेलिक करेक्टर स्मॉल साइज होता है लेफ्ट टू राइट जाते हो, क्योंकि एस से आप डी में जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। छोटा होने की चार्ज वजह से बढ़ेगा क्या तो होता है? इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करेगा जल्दी अपना। अरे बोलने दो। और मेटेलिक करेक्टर ज्यादा कम साइज छोटा होने की वजह से क्या होगा? इधर देखो, एक तो ये है साइज, एक ये वाला साइज है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, किसके बीच में पकड़ अच्छी रहेगी? जिसके बीच में डिस्टेंस कम है, बोलो हाँ या और आपको पता है डी ब्लॉक के एलिमेंट का साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू एस ब्लॉक। तो साइज छोटा, पकड़ अच्छी, प्यार अच्छा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो मेटेलिक करेक्टर कम होगा, पहली चीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी तो कम होता है। हाँ जी बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एस ब्लॉक में कम होता है ना मैम? हाँ, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना, एस से डी में जा रहा है तो बेटा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो आप, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद मैं ये लिख सकती हूँ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोलो। यस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज व्हाट? वही तो होता है फोर्स ऑफ शेयर्ड अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ हाँ, खींचने के टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो अब क्योंकि साइज छोटा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। तो ये दो रीजन आपको पता होने चाहिए कि व्हाई मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज लोअर देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है जी, बोलो हाँ या ना? यस मैम। अच्छा चलो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला पूरा चैप्टर मैं लिखने वाली हूँ, ठीक है, सिर्फ यहाँ मैम आपको ग्राफ दिखेंगे बने हुए। हाँ जी बेटा। मैम आपने जो स्मॉल साइज लिखा उसके आगे मैम लो आयनाइजेशन होगा ना? किसके आगे बेटा? जो स्मॉल साइज लिखा उसके आगे लो आयनाइजेशन होगा ना? स्मॉल नहीं साइज होगा तो बेटा, आयनाइजेशन। साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी बेटा। ये स्मॉल साइज किसका लिखा है मैंने? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए लिखा है ना। रीजन, साइज छोटा होता है ना डी ब्लॉक एलिमेंट का, अगर साइज छोटा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो एनर्जी ज्यादा नहीं लगेगी बेटा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है मैम। ठीक है। साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे एक बात लिखो बच्चे, मेटेलिक करेक्टर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स किस पे डिपेंड करता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या मैं तुम्हें ये बोलूं बच्चे, अब आपके ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं
मेटेलिक कैरेक्टर पोजेस करते हैं, तो मतलब वो मेटेलिक बॉन्डिंग भी करेंगे, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? यस मैम। ट्रांजिशन मेटल्स हैं आपके, तो आपस में क्या करेंगे? मेटेलिक बॉन्डिंग करेंगे, मेटल मेटल के बीच में। और मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है? लैटिस सबने देखा है ना? पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके बीच में क्या होते हैं? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो आप बोलते हो डीलोकलाइज होते हैं, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ मूव करते हैं, ठीक है? अच्छा, तो बच्चे जो डी, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यही जो प्रॉपर्टी अभी मैं बता रही हूँ, आगे चल के 2 चीजों में और यही वाली रिपीट करूंगी, ठीक है? तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में आपस में जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो डिपेंड करती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा इस ब्लॉक पे लेके जाती हूँ। बच्चे मुझे ये बताओ, सोडियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? एक है। एक मैम। तो जब कभी आप सोडियम का लैटिस देखोगे और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लैटिस देखोगे, तो आप ये पाओगे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो लैटिस होते हैं वो बहुत तगड़े होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। व्हाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू एस ब्लॉक। क्यों? सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक बात बताओ, ये वाली दोस्ती अच्छी होगी या ये वाली दोस्ती अच्छी होगी? बताओ। ये वाली मैम। सेकंड वाली ये। और अगर आपने नोटिस भी किया हो, लैब में जब आप सोडियम को कट करते हो तो एकदम मजे से कटता है, बहुत मजे से कटता है, यस सॉफ्ट होता है वो, सॉफ्ट होता है वो। में रखते हैं। हाँ, रीजन क्या होता है सॉफ्ट का? मैम रिएक्टिव रीजन क्या है सॉफ्ट होने का? मैम उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ हाँ, बोल बेटा, क्या कह रहा है तू? हो जाता है मैम इलेक्ट्रॉन का। आवाज नहीं आई मैम, वही बोल रहा था मैं कि इलेक्ट्रॉन का। ठीक है? हाँ, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से जो सोडियम का मेटेलिक लैटिस होता है भैया वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो यानी कि क्या मैं बोल दूं, अब मेटेलिक बॉन्डिंग जो है डी ब्लॉक में बहुत ज्यादा तगड़ी वाली होगी एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनमें तो क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। देखा ना तुमने कॉन्फ़िगरेशन में? अगर मैं यहाँ पे लिखूं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, उसके बाद क्या होता है? आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या है? 3d1, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4s1 3d5, 4s2 3d7, सॉरी 4s2 3d5। तो आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। यस मैम। यस मैम। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से क्या होगा? बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। बोल सकती हूँ मैं? यस यस मैम। ठीक है। तो यानी कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। और इनकी वजह से क्या होगी बच्चे? जितना ज्यादा आपका जो मेटेलिक लैटिस है वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होगा, आपको उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी उसको ब्रेक करवाने के लिए। आपको उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी उसको ब्रेक करवाने के लिए। यानी कि हाँ बोलो बच्चे, बोलो। हाँ, जैसे कि मैग्नीज का क्या होगा ना, फेरोसिटी वापस से क्या हुआ बेटा? आवाज नहीं आई मेरे को, तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा। मैम कह रहे हैं कि बॉन्डिंग जो है वो मैग्नीज से की ज्यादा रहेगी, उसके बाद मैग्नीज की बोल रहे हो तुम? ज्यादा रहेगी? यस मैम, क्योंकि वो फेरोसिटी से दोबारा से वो पेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी ना। समझ रही हूँ मैं तुम क्या बोल रहे हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो मैं आगे चल के बताती हूँ बेटा। ठीक है, चल ठीक है। तो मेटेलिक बॉन्डिंग ये समझ में आ गया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। यस मैम। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा मेटेलिक लैटिस स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसके बेसिस पे एक कंसेप्ट आता है, सेम यही मेटेलिक बॉन्डिंग को यूज करके हम क्या करेंगे? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखो मेल्टिंग पॉइंट, लिखो सारे बच्चे जितना मैं लिखवा रही हूँ। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर greater than S block elements. बोलो हाँ या ना? Due to यस मैम। presence of more number of unpaired electron.
बोलो। एंड ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन metallic bonding becomes strong. बोलो। Yes. Therefore, melting and boiling point of d block elements are high. लिखो सारे बच्चे ये वाली लाइन लिखो। लिखो बच्चे, यहाँ पे लिखना क्रोमियम, मोलिबेल्डियम, टंगस्टन का सबसे मैक्सिमम होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जिंक, कैडमियम, मरकरी का होता है सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट। रीजन क्या है? जिंक, कैडमियम, मरकरी में क्या है? जिंक का देखना, इधर देखो बच्चे, जिंक के पास सारे के सारे क्या है? पेयर्ड है। अब भैया वो खुद ही स्टेबल है, क्यों? इनका लैटिस तो बहुत ही वीक होगा, तो इसलिए बोला मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। अब आप देख रहे हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। टाइटेनियम में कितने थे बच्चे? 2। वेनेडियम में कितने थे? 3 थे। क्रोमियम में कितने होंगे? 5 है। 5 होंगे। 5 होंगे। क्रोमियम में 5 होंगे। क्या होता था? 4s1 3d 4s1 3d5 होता है। मैग्नीज में क्या होता है? 4s2 3d7 होता है। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तुम्हारे अकॉर्डिंग मैग्नीज का सबसे ज्यादा नहीं होना चाहिए था? यस मैम, लेकिन उसका है ही नहीं। हाँ बताओ, मैग्नीज का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होना चाहिए था? क्योंकि वो अभी मैं तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाऊंगी तो मैं ये दिखाऊंगी तुम्हें, वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंच जाता है। तो मैग्नीज का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ये देखो ग्राफ, देखो क्या कहता है कि टाइटेनियम से क्रोमियम तक बढ़ता है, फिर एकदम से घटता है। इधर देखो, ये वाली चीज आप लोगों को नोटिस करनी है। ऐसे ही देखो जिरकोन, ये देखो यहाँ पे मोलिबेल्डियम बढ़ता है, फिर एकदम से टेक्टिनियम कम आता है। देख पा रहे हो? यहाँ पे देखो टंगस्टन का ज्यादा होता है और रीनियम का देखो एकदम से ऊपर पहाड़ जाता है, फिर नीचे आ जाता है। क्या आप ये चीज देख पा रहे हैं? यस मैम। ठीक है, तो D5 तक तो बढ़ना चाहिए था, D1 D2 D3 D4 D5। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को पता है घटना शुरू हो जाता है, क्योंकि पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। पता है ना, D6 में क्या हो जाता है? ऐसा होने लग जाता है 1 2 3 4 5, ये देखो पेयरिंग होनी शुरू हो जाती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने लग जाते हैं। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने लग जाएंगे तो मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो उसका लैटिस वीक होगा। तो ये तो तुम्हें बाकी तो समझ में आ जाएगा। लेकिन मैम ये क्या हो रहा है? मैग्नीज का क्यों कम हो गया? कौन बताएगा इसका रीजन? जस्ट रेज योर हैंड। मैम ये भी हो सकता है कि हाफ फिल डी ऑर्बिटल्स हैं। हाँ वेरी गुड। हालांकि तुम्हारी एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ रखा है कि मैग्नीज और टेक्टिनियम का एक्सेप्शनली कम हो, लेकिन हमें पता है, हम यहाँ पे रीजन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो मैग्नीज है, ये टेक्टिनियम है और जो रीनियम है, ये क्या है बच्चे? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। एक एक चीज को पकड़नी है आपको, एनसीईआरटी की एक लाइन भी नहीं छोड़ के जानी, जहां छोड़ोगे वहीं से एग्जामिनर पकड़ेगा क्वेश्चन। मैग्नीज, टेक्टिनियम, रीनियम क्या है? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, D5 है। तो जब वो पहले ही स्टेबल है, वो ट्राई करेगा कि ज्यादा बॉन्डिंग ना करे, तो उसका लैटिस ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जिसकी वजह से इसका जो ग्राफ है उसमें आपको डिप दिखाई दे रहा है। सबको दिखाई दे रहा है बेटा? यस मैम। इस ग्राफ से और क्या पता चल रहा है तुम दोनों लोगों को? कि टंगस्टन एक लौता ऐसा बंदा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जिसका सबसे ज्यादा क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। और सबसे कम ये देखो, ये रहे सारे, यहाँ पे दिखा नहीं रखा, हालांकि जिंक, कैडमियम, मरकरी पीछे छुपा हुआ है। जिंक, कैडमियम, मरकरी का जो है सबसे कम होता है। क्या ये मैं समझा पाई हूँ बच्चा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है,
ओके, तो आज हम क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट हम क्लास में करेंगे फिर छोटा सा टॉपिक रह गया, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, हाँ बेटा, टंगस्टन, टंगस्टन एक और जगह भी यूज होता था। कोई बात नहीं बेटा। हाँ, क्या कह रही थी मैं, नेक्स्ट क्लास में जो है मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पढ़ाऊंगी। वैसे तुम लोगों को पता ही, एंथैल्पी मतलब हीट होता है ना। लैटिस जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा आपको हीट देना पड़ेगा लैटिस को एटम में तोड़ने के लिए, है ना। तो आप लोगों को पता ही है, जिसमें ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग अच्छी होगी वो ज्यादा हार्ड होगा, है ना, वो ज्यादा अच्छा लैटिस होगा। और जो जिसका लैटिस कमजोर होगा उसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कम होगी और वो सॉफ्ट होगा। बस यही वाली चीज है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। वो अलग सा छोटा सा टॉपिक बना दिया है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, जो मैं आपको मंडे को पढ़ाऊंगी। हाँ बेटा, हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटल लैटिस इनटू फ्री एटम, और फिर उसको सब्लिमेशन एनर्जी देके गैसीय साइंस में भी चेंज करना होगा। ठीक है, कौन से पेज नंबर तक पढ़नी है इसके एनसीईआरटी? देख ले बेटा कि आज मैंने कितना करा दिया। आई थिंक 2-3 पेज करा दिए मैंने आयनाइजेशन एंथैल्पी से पहले वो आता है ना। हाँ हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी मत करना, इवन एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कर लेना, क्योंकि वो मैंने तुम्हें समझा दिया है, बस लिख दूंगी मैं। ठीक है, एक काम करूंगी मैं, रात को तुम्हें लिख के भी दे दूंगी तुम्हारे नोट्स पे। मैम कहाँ तक करना है एनसीईआरटी में? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन तक बेटा। मैम इसके क्वेश्चन भी भेज देना। ठीक है, अभी ना मैंने ज्यादा करवाया नहीं है, तो तुम्हें क्वेश्चन इसके बेटा अभी मिलेंगे नहीं, है ना। तो जब मैं थोड़ा सा अच्छा खासा करा दूंगी थोड़ा सा चैप्टर, फिर मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चंस दे दूंगी। ठीक है।